नमस्ते मित्रों। आज हम मैत्रेयी पुष्पा जी की फैसला इस कहानी के कथानक और उद्देश्य को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। उससे पहले मैं कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी का संक्षेप में परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदी कथा साहित्य में मैत्रेयी जी का एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में नाम लिया जाता है। आपका जन्म 30 नवंबर 1944 को सिकुरा जिला अलीगढ़ में हुआ। एक सशक्त लेखिका तथा स्त्रीवादी विचारों की पैरोकार आपको माना जाता है। ग्रामीण जीवन के प्रति आपको शुरू से ही रुझान रहा है। आपकी कहानियों में निर्भीक, निर्णय का विवेक, संघर्षशील स्त्री के जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई हैं। आपकी कई रचनाएं प्रकाशित है, जिसमें 7 कहानी संग्रह, 10 उपन्यास आते हैं। इसके साथ ही साथ कस्तूरी कुंडले बसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया आपकी आत्मकथा के रूप में प्रकाशित हैं। आपको वनमाली सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सरोजिनी नायडू पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, साहित्यकार सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, साहित्य कृति सम्मान आदि कई सम्मानों से आज तक सम्मानित किया गया है। फैसला यह कहानी ललमनिया कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी के पात्रों के बारे में अगर हम देखना चाहे तो इसमें प्रमुख पात्र है वसुमती, और उसके बाद आता है रणवीर, बाद में ईसुरिया, इसके साथ ही साथ माँ साहब के बाद हरदेई और देववीर और अन्य कुछ छोटे और पात्र इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। यह कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। कहानी की नायिका वसुमती अपने माँ साहब को पत्र लिखकर संपूर्ण घटनाक्रम बताती है। यानी पूरी कहानी पत्र शैली के द्वारा है। यहाँ इस कहानी का मुख्य पात्र वसुमती माँ साहब को पत्र के माध्यम से पूरा का पूरा घटनाक्रम उसके सामने रखती है। अब कहानी का कथानक अगर हम देखना चाहे तो कथानक इस प्रकार से है। कहानी के शुरुआत में ही कथाकार वसुमती के द्वारा कहती है, कहानी की शुरुआत में कि आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। और आगे वह अपने पंचायत में चुनकर आने की बात पत्र के द्वारा बताती है। और क्यों चुनकर आई हूं मैं, इसका कारण भी उसे मालूम है, क्योंकि गांव की महिलाओं ने उन्हें वोट दिया था, इसी कारण वो चुनकर आई है। और गांव के महिलाओं ने वसुमती को क्यों वोट दिया था, क्योंकि गांव की महिलाओं को लगता है कि अगर वसुमती अपने स्त्री के संबंध में अगर वो प्रधान बनेगी तो स्त्री के प्रश्नों को सुलझाने के लिए भरसक प्रामाणिकता से प्रयत्न करेगी। और जब वो चुनकर आती है तब उसे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने, मतदाताओं ने मुझे मत देकर, वोट देकर प्रधान के रूप में चुनकर लाया है, उन महिलाओं को मुझे मिलने के लिए जाना चाहिए। और इसीलिए वो पतनवाड़ा यहाँ पर वो मिलने के लिए जाना चाहती है, जहां महिलाएं गोबर मिट्टी के कंडा को थापती हुई बातचीत करती है। जो महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, ऐसी जगह पर यानी पतनवाड़ा के जगह पर वो महिलाओं को मिलने के लिए जाना चाहती है। लेकिन उनका पति रणवीर बहुत बार वहां जाने से मना करता है। वो कहता है कि देख, अब तू गांव की प्रधान बन चुकी है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, और इसी कारण ऐसी जगह पर जाकर महिलाओं को मिलना अप्रतिष्ठा का लक्षण है। ऐसा कहने के कारण बहुत बार इच्छा होने के बाद भी वसुमती को वहां जाने नहीं आता और उसके मन में लगता है कि
अगर मैं महिलाओं को बार बार न मिलूं तो एक प्रकार से मैं महिलाओं से कटती जा रही हूं। ऐसे में भी कई बार वो वहां मिलने के लिए जाती ही है। और यहां पर आगे क्या कहते हैं देखिए, इस कहानी में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र आया है एक स्त्री के रूप में, और उस पात्र का नाम है ईश्वरिया। और ये ईश्वरिया, ये जो पात्र इस कहानी में आया है, वह बेधड़क स्त्री के रूप में चित्रित पात्र है। और ईश्वरिया नव विचारों को लेकर चलने वाली स्त्री है, पुराने विचारों को लेकर चलने वाली नहीं है, तो नव विचारों को लेकर चलने वाली स्त्री है, जो ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त रहती है। यानी उसे जाति पाति का, उच्च नीचता का, प्रथाओं का, एक ही नहीं, आडंबरों का, नाते रिश्तों से कोई लेन देन नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री के साथ मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए और उनके प्रश्नों को सुलझाने के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करना चाहिए। और ये जो ईश्वरिया है, ये बकरी चराने का काम करती है। और ऐसे ही जब वसुमती चुनकर आई है तो कुछ दिनों के बाद ईश्वरिया यहाँ वसुमती के घर उसे मिलने के लिए आ जाती है, आवाज भी देती है ईश्वरिया वसुमती को। वह कहती है, ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया। अब ठटरी बांधे, मर्द मारगुट्टी करें, गाड़ी गरोज दें, मायके न भेजें, पीहर से रुपया पैसा मंगवाए। क्या कहते हैं कि दाइजे के पीछे सताए तो बैन सुदी चली जाना, बसुमती के कहा चली जाना कहती है वो, तो बसुमती के ढिंग, लिखवा देना कागज, करवा देना नतुओं के जेल। और उसे आशा है कि वसुमती उसके पति रणवीर की तरह अन्याय नहीं करेगी। तो देखिए, ईश्वरिया को अब ये विश्वास आया है, किसको, यहां पर यीशुमती को, यहां पर ईश्वरिया को, ईश्वरिया को अब ये विश्वास आया है कि अब हमारी प्रधान तो वसुमती बन गई है। अब कोई मर्द किसी स्त्री पर पत्नी के रूप में अन्याय नहीं करेगा, उसके पैसे नहीं मांगेगा, उसे मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे पति के खिलाफ लड़ने के लिए अब हमें वसुमती प्रधान के रूप में मिल गई है। और ईश्वरिया को यह भी लगता है कि वसुमती, उसका पति जो रणवीर है, ऐसा अन्याय करने वाली निश्चित नहीं निकलेगी। ये भी उसे आशा यहां पर कहानीकार बताती है, क्योंकि ईश्वरिया को रणवीर का बुरा अनुभव आया है। क्योंकि ईश्वरिया का पति ईश्वरिया पर अन्याय करता है, उसके खिलाफ ईश्वरिया ने एक कागज किसको दिया था, रणवीर को दिया था, कि उसके पति के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। लेकिन ईश्वरिया को मालूम है कि रणवीर ने वह कागज पुलिस तक पहुंचाया ही नहीं और उसके पति का अन्याय थमा नहीं है। और तब से उसे मालूम हुआ कि रणवीर अन्याय करने वाला है, स्त्री को न्याय दिलाने वाला नहीं है, और उसकी पत्नी वसुमती इस प्रकार का अन्याय स्त्रियों के साथ तो निश्चित रूप से नहीं करेगी। उसे लगता है कि अब वसुमती का ही राज चलेगा, रणवीर का राज नहीं चलेगा, क्योंकि वसुमती अब गांव की प्रधान बन चुकी है। दूसरा कारण यह है कि वसुमती 11वीं पास है, तो उसका पति रणवीर 9वीं फेल है। तो ईश्वरिया को लगता है कि हमारी वसुमती रणवीर से बहुत होशियार है और इसी कारण उसका ही राज अब इसके आगे चलने वाला है। और इसी कारण वह आत्मविश्वास से कहती है कि अब दिन गए कि जनी गुंगी बहरी छिरिया, बकरिया की नाई हांगती रहे, बरोबरी का जमाना ठहरा, क्योंकि वसुमती प्रधान बन गई है, इंदिरा गांधी का राज है, ऐसा वो कहती है। वो कहती है कि पहले जैसा अब स्त्री को कम दर्जा और पुरुष को उच्च दर्जा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि अब बराबरी का समय आ गया है। आज तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन चुकी है। उस समय तो इंदिरा गांधी नहीं थी, राजीव गांधी थी जब ये चर्चा चल रही है। कहानी में इस प्रकार का उल्लेख भी आता है।
तो इसी प्रकार से अब एक प्रकार का स्वाभिमान ईश्वरिया के मन में जगह है स्त्री और पुरुष की समानता को लेकर, और इसी कारण इस प्रकार की आत्मविश्वास भरी बातें यहाँ ईश्वरिया के माध्यम से कहानीकार बताती है। बाद में फिर एक दिन ईश्वरिया वसुमती को पंचायत के लिए ले जाने के लिए आती है। दोनों पंचायत की ओर वसुमती और ईश्वरिया निकलती है। रास्ते में यहाँ वसुमती का पति रणवीर वसुमती को मिलता है और वसुमती को कहता है कि चलो पंचायत में नहीं जाना है, वापिस अपने घर जाना है। इच्छा न होते हुए भी अपने पति के कारण वसुमती वापिस अपने घर आ जाती है, क्योंकि यहाँ कहानीकार बताती है कि प्रधान तो वसुमती है लेकिन उसके सारे अधिकारों को चलाने का काम उसका पति रणवीर ही करता है। जहाँ दस्तखत नहीं लेनी चाहिए ऐसी जगह पर भी दस्तखत कौन लेता है, तो पति रणवीर ही लेता हुआ दिखाई देता है। योजनाओं के पैसों से गांव में बहुत कुछ सुधार स्कूल के बारे में हुआ, अन्य कई योजनाओं के द्वारा गांव में बहुत सारा सुधार करने के सपने वसुमती देखती है, लेकिन आए हुए पैसों को अन्य जगह पर खर्च कर रणवीर उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है। तो किस प्रकार से आज भी हमारे लोकतंत्र में स्त्री प्रधान बनने के बाद भी उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने नहीं दिया जाता उनके पति के द्वारा, ये बात यहाँ पर कहानीकार बताती है। क्योंकि वसुमती ने सोचा था कि चमचमाते स्कूल बनाएं, पक्की गलियां बनाएं, झोपड़ों को संवार देना, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना, इस प्रकार के कई सपने वसुमती ने प्रधान बनने के बाद देखे हैं, लेकिन उसका पति वो सपने पूरे नहीं होने देता। और आगे कहानी में एक और प्रसंग है। एक दिन एक बूढ़ी माँ वसुमती को बुलाने के लिए उसके घर आती है। पति उस समय यानी वसुमती का घर पर नहीं है, उसका देवर देववीर घर पर है, जो वसुमती को उस बूढ़ी के साथ जाने से मना करता है। लेकिन वो बुढ़िया बहुत ही मजबूरी में वसुमती को गिड़गिड़ा कर कहती है कि किसी भी हालत में तुझे आज पंचायत में मेरे साथ आना है। और बुढ़िया का कि वो हालत देखकर वसुमती का हृदय द्रवित हो जाता है और उस बुढ़िया के साथ वसुमती देवर के ना कहने पर भी पंचायत में चली जाती है और वहां जाकर वो न्याय करती है प्रधान के रूप में और वापिस घर आती है। और जब पति घर पर आ जाते हैं और पति को मालूम होता है, यानी रणवीर को मालूम होता है कि अपनी पत्नी वहां पंचायत में जाकर न्याय करके आई है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पत्नी को कहता है, कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। उसे में कहता है कि इतनी यानी यहाँ पर कचहरी में जाने की अगर शौक ही था तो वकालत करनी थी बाप को कहकर, और बार बार मना करने के बाद भी तुम चली जाती हो। इस प्रकार से उन पर वो गुस्सा कर देता है। वसुमती तो गई थी, क्यों गई थी वसुमती, तो वहां हरदेई को न्याय दिलाने के लिए। अब हरदेई के चरित्र को आगे कहानीकार लिखती है। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी। हरदेई कहती थी कि रणवीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर, तुम औरत हो, भाभी मेरा दुख समझो, न्याय करो, पति की लाम की नौकरी है, छुट्टी अब 2 साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए इसी तरह। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो पात्र आया है हरदेई एक सैनिक की पत्नी है। सैनिक हर 2 साल में छुट्टियों पर गांव आता है। हरदेई और उसका पति एक साथ रहते हैं। हरदेई के पति को ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी को फौज में लेकर जाएं, लेकिन हरदेई का पिता है कि वो अपने बेटी को पति के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भेजने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि हरदेई का पति जो भी पैसे मनी ऑर्डर करके जो भेजता है वो सारे पैसे हरदेई के पिता को खर्च करने के लिए मिलते हैं, और इस स्वार्थ के कारण वो अपने बेटी को अपने ही दामाद के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे जब छुट्टी पर दामाद आता है तो बाप अपनी बेटी हरदेई को क्या करता है, लॉक में बंद कर देता है और अपने पति को मिलने नहीं देता। हरदेई को लगता है कि अब पति छुट्टी पर आया है तो
कुछ न कुछ तो पंचायत करके पिता के चंगुल से छुटकर मैं अपने पति के साथ फौज में जहां वो रहता है वहां जाऊं। और ये न्याय करने के लिए ही उसने अपने माँ को यहाँ पर भेजा था वसुमती के पास, और वसुमती ने जाकर उसे न्याय दिलाया था। लेकिन न्याय देने के बाद भी क्या हो जाता है, आपको मालूम है कि वापस आने के बाद फिर यहाँ वसुमती को टोकने का काम पति रणवीर करता है। और दूसरे दिन एक अलग ही खबर वसुमती को सुनने को मिलती है, और वह खबर यह है कि यहाँ पर कि हरदेई ने आत्महत्या कर ली है। और ये बात वसुमती को ईश्वरिया गुस्से में आकर बताती है और कहती है कि तुझे वोट देकर हमने गलती की। उनके ही शब्दों में वो क्या कहती है, देखिए, अच्छा होता वसुमती हम अपना वोट काट की लटिया को दे आते, निर्जीव लकड़ी को उठाई उठती तो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती, पर रणवीर की दुल्हन तुम तो बड़े घर की बहू ही रही। प्रमुख जी की पत्नी घूंघट में लिपटी पतुरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। और यह फैसला तो उसके पति रणवीर ने ही बदल दिया था। क्या हुआ था, यहां पर क्यों आत्महत्या की थी हरदेई ने? क्योंकि रात में हरदेई के जैसा न्याय करके तो आई थी वसुमती, लेकिन रात में उसके पति रणधीर ने हरदेई के पिता के जैसा न्याय बनाया था और फिर हरदेई पर अन्याय किया था। और यह अन्याय सह न पाने के कारण हरदेई ने आत्महत्या की थी, जिससे गुस्से में आकर यहाँ ईश्वरिया वसुमती को इस प्रकार की बातें करती है। वसुमती को बहुत बुरा लगता है कि मैं यहाँ गांव के प्रधान होकर भी हरदेई को सही अर्थ में न्याय नहीं दिला पाई। इसी कारण उसे बहुत ही दुख होता है। और कहानी के अंत में एक बात आती है कि फिर दोबारा रणवीर चुनाव के लिए खड़ा है। सारे गांव के लोग चुनाव में वोट देते हैं, वसुमती भी वोट देती है। और आपको मालूम है कि उस चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और उसमें रणवीर एक वोट से हार जाता है। और उसे बहुत दुख होता है कि एक वोट के कारण मैं हार गया। और वसुमती को मालूम है कि वो वोट अगर एक मिलता तो उसका पति चुनकर आता। वो वोट वसुमती ने ही अपने पति को रणवीर को नहीं दिया था, उसके विरुद्ध के पार्टी वालों को मत दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रणवीर जो काम कर रहा है, स्त्रियों के खिलाफ ही एक प्रकार का काम कर रहा है, उससे वसुमती नाराज थी और उसका बदला लेने के लिए ही उसने रणवीर के खिलाफ वोट दिया था, जिसके कारण रणवीर पराजित हो गए थे। और एक प्रकार से वसुमती की जीत ही हो गई थी। वो अंत में कहती भी है, देखिए, लेकिन मैं क्या करती। वसुमती के अंतिम वाक्यों से कहानी समाप्त होती है। वो कहती है, लेकिन मैं क्या करती, अपने भीतर की ईश्वरिया को नहीं मार सकी, क्षमा करना। क्योंकि एक प्रकार से अपने पति को वोट न देकर यहाँ पर हरदेई को न्याय देने का काम, एक प्रकार से इस प्रकार का फैसला करने का काम वो करती है। ईश्वरिया को मार नहीं सकती का मतलब, मेरे मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो ताकत ईश्वरिया जैसी है, उस ताकत को मैं मरने नहीं देना चाहती थी, और इसी कारण मैंने इस प्रकार का काम किया। ऐसा कहते हुए कहानी का कथानक समाप्त होता है। तो देखिए, मैत्रेयी पुष्पा जी ने इस कहानी के माध्यम से नारी को उजागर करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में गांव के महिलाओं को विभिन्न पद दिए जाते हैं, किंतु राजनीति तो पति के इशारे पर ही चलती है। आज भी हम देखते हैं कि अनेक गांवों में रिजर्वेशन के कारण महिलाएं प्रधान पद पर होती है, लेकिन उस पद का उपयोग महिलाओं को लेने से कई बार मना किया जाता है।
और उस प्रधान पद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग तो उसका पति ही लेता हुआ हमें दिखाई देता है। फैसला कहानी में वसुमती अपने पति रणवीर के खिलाफ वोट देती है, जिसमें रणवीर एक ओर से चुनाव हार जाता है। हरदोई पर हुए अन्याय का मानो वसुमती इस दृष्टि से बदला ही लेती है। तो नारी की क्षमता का परिचय प्रस्तुत कहानी में करने का काम मैत्रेयी पुष्पा जी ने किया है। इस प्रकार से इस कहानी के कथानक और उद्देश्य को हम देख सकते हैं। तो हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्ते।